डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो टिप्स और स्ट्रेटजी दिया था कि यूपीएससी के पीटी परीक्षा को कैसे पास किया जाए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने दूसरे लेक्चर में लेकर आपके सामने आए हैं कि स्रोत और पढ़ने के तरीके क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मार्केट में किताबों की भरमार है और मटेरियल की भरमार है। ऐसे में विद्यार्थी के सामने भटकाव काफ़ी अधिक रहता है। तो हमने यही कोशिश किया है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कंक्रीट स्रोत बता दिया जाए और फिर उसके पढ़ने के तरीके कैसे हों, उस पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो समय जाया न करते हुए सीधे हम लोग आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समान अध्ययन का जो पेपर होता है, जो पीटी में और मेंस में, उन दोनों के लिए सबसे बेस्ट स्रोत क्या हो और उसको पढ़ने के तरीके क्या हो, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक बात और चर्चा करने से पहले मैं बता देता हूं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तो पीटी और मेंस के सिलेबस को अलग अलग देखना नहीं है। ये दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप जब पीटी और मेंस के सिलेबस को देखेंगे तो जो पीटी में है वो मेंस में वैसे ही अंडरस्टूड है, मेंस में कुछ और टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये अपने दिमाग में नहीं रखना है कि पीटी की पढ़ाई अलग से होती है और मेंस की पढ़ाई अलग होगी और इसलिए पीटी का स्रोत अलग होगा और मेंस का स्रोत भी अलग होगा। यूपीएससी में ये संभव नहीं है, या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी। दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं और इसलिए आपकी तैयारी भी इंटीग्रेटेड ही होनी चाहिए। पहले मेंस की तैयारी होनी चाहिए और उसके अतिरिक्त यदि कुछ पीटी के सेक्शन के लिए बच जाता है तो फिर आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि स्रोत और अध्ययन के तरीके, समान अध्ययन मैंने लिख दिया है। तो जो पीटी और मेंस में मूल सेक्शन होता है उस पर अभी हम चलने जा रहे हैं। तो इसमें एक हो जाएगा भूगोल और पर्यावरण का टॉपिक है, दूसरा इतिहास और कला एवं संस्कृति है, तीसरा संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, चौथा अर्थव्यवस्था है, पांचवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और छठा समसामयिक है। ये पीटी का मूल एरिया है। इसके अतिरिक्त जब आप मेंस में जाएंगे तो फर्स्ट पेपर में भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस का कुछ एरिया आ जाता है। पेपर सेकंड में आप जाएंगे तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, जिस पर अलग से चर्चा करने की आवश्यकता होगी। उसके अतिरिक्त जब आप थर्ड पेपर में जाएंगे तो आपदा प्रबंधन है, इंटरनल सिक्योरिटी है और फिर उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और जो फोर्थ पेपर जनरल स्टडीज का है वो इथिक्स और इंटीग्रिटी का है। तो थोड़ा सा मेंस में कुछ अलग पढ़ने की जरूरत है, बट यदि आप पीटी को खूब अच्छे से पढ़ते हैं और उसके साथ उसका मेंस का एरिया, तो आप मान के चलें कि 80% आपके मेंस का एरिया भी कवर हो जाता है। तो भूगोल और पर्यावरण को यदि हम बेहतर तरीके से इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं तो इसमें 4 सेक्शन बनते हैं। एक इसमें होता है जिसको हम लोग मानचित्र का सेक्शन कहेंगे या मानचित्र कार्य कहेंगे। दूसरा जो इसमें सेक्शन होता है वो विश्व का भौतिक भूगोल का होगा, विश्व का भौतिक भूगोल। तीसरा जो सेक्शन होगा वो हो जाएगा भारत का भूगोल का, और भारत के भूगोल के भी 2 सेक्शन हो जाएंगे। एक सेक्शन इसमें हो जाएगा भारत का जो भौतिक भूगोल है वो हो जाएगा, और दूसरा सेक्शन हो जाएगा जो भारत का सामाजिक और आर्थिक भूगोल है वो हो जाएगा। और चौथा अब इसमें हो जाएगा पर्यावरण का सेक्शन हो जाएगा। पर्यावरण का जो विश्व का भौतिक भूगोल है, इसमें जब आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में 2 सेक्शन आपको और पढ़ने हैं। इसमें एक विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी पढ़ना है, जिसमें भारत भी शामिल है, दक्षिण एशिया शामिल है, दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है, और इंक्लूड इंटायर वर्ल्ड के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पढ़ना है। और दूसरा मेंस में एक और टॉपिक है जो विश्व के उद्योगों के स्थानीयकरण पर है। वो प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग का जो स्थानीयकरण है वो किन किन कारणों से प्रभावित होता है, कहाँ पर ये उद्योगें स्थापित है, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, इस पर आधारित टॉपिक दिया हुआ है जो मेंस के सिलेबस में है। अब ये जो सेक्शन है तो मानचित्र का 2 भाग हो सकता है। एक इसमें परंपरागत एरिया होता है, ट्रेडिशनल एरिया होता है, और एक इसमें समसामयिक होता है। परंपरागत एरिया का अर्थ होता है कि बेसिकली मानचित्र में हम लोग महाद्वीपीय भूगोल का अध्ययन करते हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, फिर जैसे यूरोप हो गया और एशिया हो गया, अंटार्कटिका है। इस महाद्वीप के अध्ययन में हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें
और जो वहाँ पर उद्योग है, जो रिसोर्सेज है और अन्य जो पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व के स्थल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इसका एक तरीके से ट्रेडिशनल पक्ष है। दूसरा जो समसामयिक मुद्दा होता है, इसका अर्थ है कि विगत 6-7 महीनों में यदि कोई स्थल किसी कारण से चर्चा में रहा है, कोई पर्यावरणीय स्थल है, कोई सामरिक महत्व का स्थल है, या किसी राजनीतिक या अन्य कारणों से काफी चर्चा में रहा है, तो उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी के जो एग्जाम का पैटर्न आप देखेंगे तो यूपीएससी में परंपरागत सेक्शन से प्रश्न लगभग अब नहीं आ रहे हैं। बेसिकली जो समसामयिक मुद्दे वाले चर्चित एरिया होते हैं उस पर आधारित वो प्रश्न पूछा गया है। पिछले वर्षों का आप देखेंगे तो वही है। तो इस बार या आगे जब भी आप यूपीएससी का पीटी देने के लिए जाएं तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि समसामयिक जो 6 महीने के दौरान काफी चर्चा में एरिया रहा है, चाहे वो सागर का कोस्टलाइन का कोई एरिया हो, कोई आइलैंड हो, किसी क्षेत्र के लेकर किसी देशों के बीच विवाद का स्थल हो, कोई सामरिक महत्व का एरिया हो, तो उस पर फोकस करके रखना है, वहीं से वो प्रश्न बनाते हैं। और विश्व के भौतिक भूगोल में 3 मूल सेक्शन है, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी आ जाता है, दूसरा ओशनोग्राफी आ जाता है और तीसरा जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है। ये पीटी में भी है और मेंस में भी है। और भारत के भूगोल में 5 टॉपिक जो फिजिकल ज्योग्राफी का होता है, जैसे भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ड्रेनेज पैटर्न है, वेजिटेशन है, सॉइल है और फिर इंडियन क्लाइमेट है। और इसके अतिरिक्त सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन है, इंडस्ट्री है, फिर कृषि है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें स्रोत क्या होना चाहिए, जैसे अब सबसे पहला तो आप कोशिश करेंगे कि भूगोल में 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक का जो एनसीईआरटी है ये उपयोगी है। 6 से 12 क्लास में क्या है कि जो महाद्वीपीय भूगोल है उसके लिए 6 क्लास का, 7 क्लास का और 8 क्लास का जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो सबसे बेस्ट है। आप उसको करेंगे और यदि उसको कर लेते हैं तो जो रिसोर्स का वितरण है और जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की पुस्तक होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो विश्व का भौतिक भूगोल है उसमें यदि आप एक और इंक्लूड कर लेंगे तो सविंदर सिंह की जो विश्व के भौतिक भूगोल की पुस्तक है उसको शामिल कर सकते हैं। तीसरा, इसमें भारत के भूगोल के लिए आप आरसी तिवारी की पुस्तक आती है, इनकी पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और फिर चौथा जो पर्यावरण का सेक्शन है उस पर आ जाएंगे। देखिए, आप सविंदर सिंह की भूगोल और आरसी तिवारी को भी पढ़ने के लिए तभी जाएंगे जब 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को खूब अच्छे से आप पढ़ लें और उसको समझ लें। पढ़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि रीडिंग मार देना, बल्कि उसके हर एक पहलू के हर एक डायमेंशन को समझ कर उसका अपना एक संक्षिप्त नोट्स बना लेना और उसका बार बार अध्ययन करना। जब वो आपका क्लियर हो जाएगा तब आप फिजिकल भूगोल में सविंदर सिंह का और आरसी तिवारी इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। देखिए, जहां तक पर्यावरण भूगोल का सेक्शन है तो पर्यावरण भूगोल में क्या है कि ये बहुत ही डायनामिक एरिया है और प्रश्न भी उसी तरीके से इसमें डायनामिक आते हैं। स्रोतों की जहां तक बात है तो पर्यावरण भूगोल में क्या है कि कोई एक ऐसा पुस्तक नहीं है जिसमें हर एक एरिया को कवर कर लिया गया है। तो उसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ मुख्य पुस्तकों का अध्ययन करके और उसको बार बार अध्ययन किया जाए। तो पर्यावरण भूगोल में सबसे पहले एक पुस्तक जो आप है, एक राजगोपालन की पुस्तक आई है, इस राजगोपालन की पुस्तक का अध्ययन आप कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज के रूप में है, इसका भी द्वितीय संस्करण मार्केट में आया हुआ है। तो आप इसको लेकर देखेंगे तो पीटी और मेंस के एरिया को बहुत उस टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखा गया, तो आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा, यदि बुक अध्ययन करने की बात हो तो एक पीएस नेगी की पुस्तक आती है पर्यावरण का, पीएस नेगी के पुस्तक का भी अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी ने कई बार प्रश्न उठाए हैं। और तीसरा जो है वो आ जाएगा NIOS प्लस इग्नू का। जो NIOS और इग्नू है तो ये जो खासकर इग्नू का बुकलेट है ये आपके मेंस में उपयोगी होगा, पीटी में उतना ही उपयोगी नहीं है, तो इसको आप देखेंगे। तो 3 पुस्तकें हमने बताई है, जैसे राजगोपालन का है, पीएस नेगी का है और NIOS का प्लस इग्नू का है। इसमें से हर एक पुस्तक के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप राजगोपालन लेते हैं तो पीएस नेगी को छोड़ देंगे, राजगोपालन और इसको इंक्लूड कर लेंगे। और यदि पीएस नेगी को लेते हैं तो फिर राजगोपालन को छोड़ देंगे, पीएस नेगी, INO और फिर जो इग्नू का बुकलेट है इसको आप इसमें शामिल करेंगे। दूसरा जो इतिहास और कला का सेक्शन है, तो इतिहास और कला के सेक्शन में
जैसे इतिहास के पीटी में और मेंस में विश्व भूगोल को यदि छोड़ दिया जाए तो 3 सेक्शन पीटी में बनता है। एक जैसे प्राचीन भारत का है, दूसरा मध्यकालीन भारत का है, और तीसरा जो है वो आधुनिक भारत का है। ये 3 सेक्शन भारतीय इतिहास के बनते हैं। और चौथा जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का हो जाएगा, कला और संस्कृति का हो जाएगा, कला एवं संस्कृति। प्राचीन भारत में 2 पुस्तक उपयोगी है, एक रामशरण शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी की आती है वो, और दूसरा जो एक दिल्ली विश्वविद्यालय की झा और श्रीमाली की पुस्तक आती है। ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, इसका आप अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से मध्यकालीन भारत में एक सतीश चंद्रा की पुस्तक आती है एनसीईआरटी की, तो सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी और प्लस पटना यूनिवर्सिटी से एक इम्तियाज अहमद की पुस्तक आती है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर पुस्तक है और उपयोगी है। आधुनिक भारत में भी आप एनसीईआरटी के तौर पर बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे या बिपिन चंद्र को पढ़ेंगे, और इनकी एक फ्रीडम स्ट्रगल की पुस्तक आती है स्वतंत्रता संघर्ष करके, इसको आप पढ़ेंगे। यानी इसके राइटर भी बिपिन चंद्र ही हैं और एनसीईआरटी भी। कला और संस्कृति में जहाँ तक बात है, तो कला और संस्कृति में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्पेक्ट्रम के कला और संस्कृति का बुक का अध्ययन कर सकते हैं, अच्छी है। दूसरा जो NIOS की पुस्तक है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो केसी श्रीवास्तव की पुस्तक है प्राचीन भारत की, उस केसी श्रीवास्तव की पुस्तक का भी जो कुछ पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, वो बहुत ही उपयोगी है, तो आप इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत है, चाहे वो पीटी हो या मेंस का एरिया हो, आप सिलेबस जो देखेंगे तो बेसिकली प्राचीन और मध्यकालीन भारत से धर्म दर्शन आधारित प्रश्न होते हैं और सामाजिक आर्थिक इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक इतिहास पर फोकस कम करना है। और दक्षिण भारत में भी आप जाएंगे, चाहे वो पल्लव काल हो, चाहे वो चालुक्य काल हो, चाहे वो राष्ट्रकूट काल हो, चाहे वो चोल काल हो, या मध्यकाल में विजयनगर का काल हो, यहाँ पर जब भी प्रश्न आए हैं और आगे जब भी आएंगे तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में इन राजवंशों के समय जो प्रगति हुई थी उस पर अधिक फोकस करना। जहाँ तक संविधान और राज्य व्यवस्था का सवाल है, तो इसमें भी एनसीईआरटी आपका प्रमुख स्रोत रहेगा। दूसरा M लक्ष्मीकांत की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, और तीसरा सुभाष कश्यप की 2 पुस्तक आती है, एक भारतीय संसद करके या हमारी संसद, और दूसरा संविधान करके आता है। ये दोनों बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और चौथा जो अर्थव्यवस्था का सेक्शन है, तो अर्थव्यवस्था में भी जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है उसका अध्ययन आप करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, 9th और 10th की एनसीईआरटी का। और फिर एक रमेश सिंह की बुक आती है, उसका अध्ययन करेंगे। और पीटी के समय जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसका अध्ययन आप करेंगे। देखिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में खासकर बजट में जो मैगजीन में आता है उसी का आप अध्ययन कर लीजिएगा, और इकोनॉमिक सर्वे को भी उतना जो 1000-2000 पेज का होता है उसका अध्ययन करने की उतनी जरूरत नहीं है। मैगजीन में जो आएगा या जो बहुत सारे लोग उसको संक्षिप्त करके निकालते हैं उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल बजट सत्र का जो होता है और दूसरा जो मान लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे का होता है वो 1000 पेज का होता है, उसका लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है, उसको एक बार पढ़ के समझा नहीं जा सकता है। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको संक्षिप्त में कुछ ऐसे मटेरियल तैयार कर लिए जाए कि आप उसका रिवीजन अधिक से अधिक कर सकें। तो ये इसका स्रोत होगा। और इसी तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जहाँ तक सवाल है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी आप सबसे पहले 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक के एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। ये जो 6 से 10 तक का एनसीईआरटी है, ये नई एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिएगा। जो 6 से लेके 10th क्लास तक का एनसीईआरटी है इसका अध्ययन करेंगे। और दूसरा एक विवास पनोरमा की पुस्तक आती है उसका अध्ययन कर लेंगे, ये बेसिक जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा। और तीसरा अशोक सिंह की एक पुस्तक आती है, अशोक सिंह की पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे। अशोक सिंह की पुस्तक का थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, लेकिन फिर भी ये आपको मददगार साबित होगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 6 से 10th तक का, दूसरा विवास पैनोरमा और तीसरा अशोक सिंह की पुस्तक का अध्ययन आप करेंगे। देखिए, यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी क्या है कि अब ट्रेडिशनल एरिया पर यूपीएससी कम जा रहे हैं, यहाँ पर आपको 4-5 एरिया पर अधिक फोकस करना है। एक तो एक साल में भारत और विश्व में कोई नई प्रौद्योगिकी आई है, क्या प्रगति हुई, उस पर ध्यान रखना है। और दूसरा
भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां अर्जित की है, स्पेस के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, सुपर कंप्यूटर है और बायोटेक्नोलॉजी है ये, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये इसका कोर सेक्शन बनता है पीटी में भी और मेंस में भी। इस पर आप अधिक से अधिक फोकस करने का प्रयास करेंगे। देखिए विज्ञान में जो परंपरागत विज्ञान का सेक्शन होता है, जिसमें एक मान लीजिए कि रसायन का होता है, केमिस्ट्री का होगा, दूसरा जो फिजिक्स का होता है और तीसरा जो बायोलॉजी का होता है। तो आपको रसायन केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री से यूपीएससी प्रश्न उठाती नहीं और मेंस में भी ये कहीं शामिल है नहीं, तो आपके लिए उतना ये उपयोगी नहीं होगा, इसलिए केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है। फिजिक्स का अध्ययन करना है और बायोलॉजी में भी क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी से संबंधित है और डिजीज से संबंधित है उसका आप अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि विश्व में पैंडेमिक की स्थिति है, इस बार संभावना बनती है कि डिजीज से और ह्यूमन बॉडी से संबंधित एग्जाम में प्रश्न चर्चा में होंगे। जैसे अभी प्लाज्मा थेरेपी काफी चर्चा में है, तो हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी पर यूपीएससी का प्रश्न आए या मेंस में भी इस पर प्रश्न बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। समसामयिकी जो है एक बहुत ही, इसको हम लोग एक महासागर कहते हैं, ये एक अथाह महासागर है जो, और समुद्र मंथन के समान है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकले थे, वैसे ही करंट का एरिया होता है कि जो भी नित्य प्रति घटनाएं घटित होती है वो करंट के साथ जुड़ते जाता है। तो यहाँ पर करंट में आपको क्या करना है कि बेसिकली यूपीएससी में 1 साल का करंट पूछता है। जैसे कि अभी 31 मई को एग्जाम होने जा रहा है, तो 2019 के जून से लेके इस बार के अप्रैल मई तक का करंट आपको पढ़ना है। यानी कि मई से लेके मई 2020 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, 2019 के मई तक जाना है। ये आपके करंट का एरिया रहेगा। इसके लिए जो स्रोत है, एक तो आप सबसे पहले योजना का अध्ययन करेंगे, दूसरा इसके लिए जो मूल स्रोत है वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र का अध्ययन करेंगे, और एक कोई मैगजीन आपका होना चाहिए, कोई एक मैगजीन कहने का अर्थ है कि आप या तो दर्पण पढ़ रहे हो तो उसका अध्ययन करेंगे, यदि क्रॉनिकल पढ़ रहे हो तो उसका अध्ययन करेंगे, या जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो उसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई और सारे स्रोत हैं, जैसे कुछ पीआईबी से आपको स्रोत मिल जाएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां पर कुछ अच्छे स्रोत होते हैं, उस पर आप काम करेंगे। और चौथा, जो हिंदी माध्यम के छात्र होंगे वो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है इसको कंटिन्यू अध्ययन करने का आप प्रयास करेंगे। ये 5 स्रोत आपका होना चाहिए। अब इसको पढ़ने के क्या तरीके होने चाहिए, तो और मैं करंट के नोट्स बनाने के, जैसे इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एरिया शामिल होता है, तो आप क्या करें कि जैसे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो मई का मैगजीन आ गया होगा, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप टॉप टू बॉटम की ओर चलने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर होता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि आप खासकर योजना, कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आप पढ़ते हैं वो, और इन दोनों को शामिल करते हुए सबसे पहले आप मई 2020 के मैगजीन को पढ़ के एक सिनॉप्सिस उसका तैयार कर लीजिए। सिनॉप्सिस ऐसा होना चाहिए जिसमें पीटी और मेंस दोनों का मटेरियल कवर कर लिया जाए, इस तरीके से आप बनाएंगे। और जब मई 2020 का बनाएंगे तो फिर अप्रैल 2020, फिर मार्च 2020, फिर फरवरी 2020, इस तरह से आप पीछे जाएंगे और 2019 के मई तक आ जाएंगे, क्योंकि ये मैगजीन सभी आपके पास होगा अभी। इसका लाभ ये होगा कि प्रारंभ में मई 2020 के मैगजीन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए करंट का मटेरियल अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो आपके लिए करंट का एरिया जो है वो धीरे धीरे सीमित होते जाएगा। इसका कारण ये है कि 2019 में बहुत सारा एरिया ऐसा था जो करंट में चर्चा में था, वो अब बदल चुका होगा, कुछ नई चीजें उसके जगह पर आ गई होगी, तो वो रिपीटेशन होने से आप बचेंगे, क्योंकि जो नया चीज होगा वो पहले आपका आ गया होगा। तो जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप रिपीटेशन होने से बच जाएंगे। क्योंकि कभी कभी हम लोग मैगजीन जब पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि अभी तो इसके बारे में ब्याज सम्मान इसके बारे में दिया हुआ था, फिर ये दूसरा ब्याज सम्मान किसको दिया गया है। तो उन कंफ्यूजनों से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसको करने के बाद आप अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लेंगे और फिर मैगजीन को बांध के रख देंगे। फिर मैगजीन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने सिनॉप्सिस तैयार किया है उसी को आप तैयार करेंगे। देखिए सिनॉप्सिस इस तरीके से बनाएंगे जिसमें पीटी और मेंस का कवर हो जाए, और इसका लाभ ये होगा कि जैसे अभी की स्थिति में जो सितंबर और अक्टूबर में मेंस होना है यूपीएससी का, यदि डेट बढ़ेगा तो अलग बात है। तो यदि आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं और नोट्स कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं पीटी कम मेंस का, तो मई तक आपका जो है सो नोट्स तो तैयार है ही और उसको आपने पढ़ा भी है,
और मेंस में भी आपको 1 साल का नोट्स करंट की जरूरत होती है, तो फिर आपको 2-3 महीने का ही नोट्स, यदि सितंबर में मेंस होने जा रहा है, इसका अर्थ है कि आपको अगस्त तक का करंट पढ़ना होगा 2020 का। मई तक आपने पढ़ा है केवल जून का, फिर जुलाई का और फिर अगस्त का, यानी ये 3 महीने के करंट को पढ़ के फिर से यदि आप सिनॉप्सिस तैयार कर लेंगे तो आपके मेंस का एरिया तक कवर हो जाएगा। और अगले बार यदि फिर से पीटी देना हो, चाहे वो रैंक सुधार करने के लिए हो, पीटी पास करने के लिए हो, मेंस पास करने के लिए हो, तो फिर आपका अगस्त तक नोट्स तैयार है, फिर आप जो है सो उसके आगे अपना आप बनाएंगे। तो इस तरह से एक चक्र में जब आप बंध जाएंगे तो हर एक साल आपका करंट का नोट्स अपडेट रहेगा और आपको पीटी और मेंस में इसका लाभ मिलते रहेगा और करंट पढ़ना कभी भी आपके लिए बर्डन की बात नहीं होगी। ये इसका स्रोत हुआ। देखिए, स्रोत ज्यादा मत बनाइएगा और स्रोत को सीमित ही रखते हुए आप इस पर काम करेंगे। एक छोटा सा एरिया हम और आपको बता देते हैं कि अध्ययन कैसे किया जाए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि आज सुबह में यदि हमने भूगोल की पढ़ाई किया है तो कल इसी सुबह में इकोनॉमिक्स को कर लेते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो हमारी जीएस पर अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं पाती है। जीएस का जो सेक्शन है, जैसे अभी हमने लिखा है कि मान लीजिए एक भूगोल का सेक्शन है और दूसरा जैसे मान लीजिए एक हम इसके साथ ले लेते हैं संविधान का सेक्शन ले लेते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था है तो इसके साथ ये अपने अभिरुचि के अनुसार से लिया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के साथ हम इतिहास के सेक्शन को ले लेते हैं। इसी तरीके से जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जो है सो हम एक और एरिया को ले लेते हैं जो पर्यावरण का एरिया हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण के इसके साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि भूगोल आप पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से जैसे कला और संस्कृति का एरिया है और कला और संस्कृति के एरिया के साथ साथ जो अन्य चीजें आप पढ़ना चाहेंगे आप उसको करेंगे। देखिए, इसमें जीएस के सभी सेक्शन को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जैसे आपके पास बड़े तौर पर देखा जाए तो पढ़ाई के 3 समय होते हैं, एक मॉर्निंग का होता है, एक दिन में सेकंड हाफ का होता है और एक नाइट का होता है। तो हम 2 हाफ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और 2-2 पेपर को 2-2 सब्जेक्ट को लेके चलिए। जैसे भूगोल संविधान ले सकते हैं, अर्थव्यवस्था इतिहास ले सकते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी ले सकते हैं और पर्यावरण, और फिर कला संस्कृति और अन्य, और करंट तो आप बीच में अपना पढ़ते रहेंगे। अब इसमें करना क्या है कि सुबह में जैसे मान लिया आप 8 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 8 से 11 तक कंटिन्यू आप भूगोल को पढ़िए, और सेकेंड हाफ में जैसे मान लीजिए आप 2 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 2 से 5 बजे तक आप कंटिन्यू संविधान को पढ़िए। और ये होना क्या चाहिए कि आप एक टारगेट कर ले कि जितने दिन में आप भूगोल को खत्म कर सकते हैं और जितने दिन में संविधान को आप क्लियर कर सकते हैं उसमें। इसमें आपका क्या होना चाहिए कि जो स्रोत है आप उस स्रोत को कंटिन्यू इस मॉर्निंग में पढ़ें। 10 दिन तक का आप टारगेट ले लें। इस 10 दिन में हमको भूगोल और संविधान को पूरी तरीके से समाप्त करना, अच्छे से पढ़ के उसको समझ लेना है। और जब भूगोल और संविधान समाप्त हो जाए तब फिर आपका काम क्या होना चाहिए, पीटी के क्वेश्चन बैंक को देखिए, फिर आप मेंस के क्वेश्चन बैंक को देखिए, और पीटी और मेंस के क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद देखिए कि वो आपसे बनता है, यानी यदि बनता है तो बेस्ट है, आपका वे अच्छा जा रहा है और बनेगा। यदि आप कंटिन्यूटी में रहेंगे तो अच्छा होगा। 10 दिन में जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर अगले 10 दिन के लिए आप अर्थव्यवस्था और इसको ले लें, फिर अगले 10 दिन के लिए ये ले लें। जब आप ये दोनों पढ़ेंगे तो ये रेस्ट टॉपिक सब छोड़ देंगे, फिर अगले 10 दिन के लिए ये ले लेंगे। जब इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो फिर 1 महीने में आप देखते हैं कि जो मूल पेपर है वो आपका कवर हो जा रहा है। फिर अगले महीने आप उठा लें अगले 10 दिन के लिए भूगोल और संविधान को, फिर उठा लें अर्थव्यवस्था और इतिहास को, फिर उठा लें विज्ञान और पर्यावरण को, और फिर उठा लें कला और संस्कृति को। इस तरीके से जब आप 2-3 महीना 4 महीना इस चक्र को कंप्लीट रिपीट करेंगे, 6 महीना तक कंप्लीट रिपीट करेंगे इसको, तो मैं गारंटी देता हूं कि जीएस पर, जनरल स्टडीज पर आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। और इसके बाद आप जहां भी जाएंगे पीटी एग्जाम देने के लिए, आप पीटी भी क्वालिफाई करेंगे, मेंस भी आप क्वालिफाई करेंगे। ये बेस्ट तरीका है। कभी भी जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको एक साथ पढ़ने का प्रयास नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। और ये एक फ्रेम होगा, इसमें सब्जेक्ट अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। 2-3 बात अंत में कहना चाहूंगा। सबसे पहला कि जो इस बार एग्जाम देने जा रहा है वो इस पर कम अमल करेगा, क्योंकि उसका जो अपना रूटीन बना हुआ है उसी पर काम करेगा। और दूसरा कि जो स्रोत है वो बहुत नहीं होना चाहिए बल्कि सीमित होना चाहिए, और उसका बार बार आप अध्ययन करेंगे तो इसका बेहतर लाभ।
और आंसर राइटिंग का प्रयास करना है। घर में जब ये कंप्लीट हो जाए तब मेंस के प्रश्नों को आंसर राइटिंग कीजिए, खुद से उसका जांच कीजिए, किसी सीनियर से जांच कराइए और तब आप देखिए कि आप मेंस के कितने नजदीक पहुंच जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं और अगले वीडियो में हम आर्कटिक ओजोन डिप्लेशन, जो अभी वर्तमान में काफी चर्चा का मुद्दा है, उस पर लेकर एक वीडियो आएंगे जो पीटी और मेंस दोनों के लिए इस बार उपयोगी साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद है। घर में रहें, सुरक्षित रहें।